नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मारा गया गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो दोस्तों, आज हम लोग तीसरी कसम कहानी को पढ़ेंगे, जो हमारे UGC नेट JRF की पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। इस कहानी का नाम मूलतः दोस्तों तीसरी कसम है, लेकिन इस कहानी का पूरा नाम तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है। तो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो चलिए इस कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये कहानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टेड है। थोड़ी सी कहानी लंबी है, क्योंकि कहानी की कथा ही ऐसी है कि इसको लंबा होना ही था। लेकिन क्यों लंबा है, ये जब कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इतना लंबा है, क्योंकि कहानी ही इतनी मज़ेदार है। और चलिए देखते हैं, बहुत ही हंसी मजाक भी है कहानी में, तो आप लोग भी साथ में बने रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, मारा गया गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी भी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी थी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है। उस ज़माने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। मतलब दोस्तों डर गया था वो। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी को उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। और आगे है कि गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुकी मुकी लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी वाले रोको साले, गोली मार देंगे। देखिए दोस्तों, बता रहे थे ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसके बाद 20 गाड़ियाँ एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह विष बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे, हा 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 हा। मुनीम जी ही, ये साला गाड़ीवान मुँह क्या देखता है रे, कंबल हटाओ। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीब जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा, इस बोरे को। और फिर बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीब जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोंचा, उतरो पहले। और फिर मुनीब को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, मतलब इस बार अब ये छोड़ेंगे नहीं। जेल, हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीब में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज़ में पूछा, का हो, मामला गोल होखी कि ना होखी का, मतलब मामला हाथ से निकल जाएगा क्या। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया।
1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों को गले से रस्सियाँ खोल ली, गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध लिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जूती हुई गाड़ी में बांध की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया, दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी शगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 और ये 9 2 11 बोल के दोस्तों वो हीरामन बैलों के साथ भाग गया। और फिर गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक बेआहट फिर एक ले दो ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते भागे, पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे। तीनों जन घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। हीरामन होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ें नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा, पता नहीं मुनीब जी का क्या हुआ, भगवान जाने। उसकी शगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बांस अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है चोरी चमारी की चीज़ तो नहीं, और बांस ला देने के लिए 50 रुपये भी कोई दे। हीरामन गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। देखिए दोस्तों, यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 2 कस्में खाई है हीरामन ने, पहला है चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, ये पूछ सकता है आप लोग को परीक्षा में, और दूसरी बांस, और तीसरी कसम क्या है अब हम लोग देखेंगे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकल रहता है और पीछे 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू लदनी और खरहिया। शहर वाली बात 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महा भकुआ नौकर। लड़की स्कूटर की ओर देखने लगा, बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब हीरामन बैलों की रस्सी खींचते तब तक घोड़ा की छतरी बांस से अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। खरहिया एक शहर था दोस्तों, जहाँ एक बार हीरामन बांस लाद के लेके जा रहा था और थोड़ा सा आग झपकते ही, मतलब वो स्कूटी वाली जैसे एक लड़की जैसे साइड से निकली, वो देखने की कोशिश किया, तब तक बांस जाके घोड़े वाली के छतरी में फंस गया और फिर वो घोड़ा वाले ने इसको चाबुक से मारा और गाली भी दिया। और जब फारबिसगंज में मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार कई वर्षों तक हीरामन बैलों को अधिदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले और आधा बैल वाले का। हिस्स गाड़ीवानी करो मुफ्त, अधिदारी की कमाई बैलों की पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। और फिर आगे देखो दोस्तों, देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर में फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर गाड़ीवान पट्टी में ऐसा ऐलान करके कहा, 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डी करने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ ही। और उसके बाद आगे गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी। एक साथ
सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैल ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाहगाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया और हीरामन ने 2 दिन तक नाक में कपड़े पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। और फिर बाघगाड़ी की गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक रहा था। पीठ में गुदगुदी लगने पर अंगूछे से पीठ झाड़ लेता। हीरामन को लगता 2 वर्ष में चंपानगर मेले में भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघगाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और फिर आगे देखिए कहानी में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी आवाज़ है। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली ले पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। उसकी बैलगाड़ी में दोस्तों एक औरत सवार थी और वो सूझ नहीं पाता था। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने रात 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा है। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी के हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आती थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता। मतलब मीठी आवाज़ थी दोस्तों, तो वो घूम के बार बार देख लेता कि आखिर है कौन भाई। देखने की चाहत बढ़ जाती थी ललक। अंगूछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय और अजगुत लग रहा था। मतलब अजीब अजीब लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। और फिर आगे हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते रुक गया, अरे बाप, ये तो परी है। मतलब इतनी खूबसूरत थी हीराबाई दोस्तों, जो नौटंकी करने जा रही थी मेले में, तो कि वो देखते हीरामन बोला, अरे ये तो परी का टुकड़ा है, या सॉरी, अरे ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन के सामने सड़क की ओर मुँह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। जब जी को तालू से सटाकर टी 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 आवाज़ निकलता। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते। मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। वो हीराबाई जो है बोल रही है कि मेरा भी नाम हीरा है तो मैं मीता कहूँगी। इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा भी हीराबाई है, कहा हीरामन
और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी, कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या, इस बाएं नाटे के पीठ में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी, मत मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से, तो है काहे या आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आश्विन कार्तिक के भोर में छा जाने वाली कुहासे में हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में वह गमन है। नदी के किनारे धान खेतों में फूले हुए धान पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन उस दिन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गांव में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। और फिर आगे देखिए, हीरामन की आँख की कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता। हीराबाई आंखें गुजुर गुजुर कर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, सारी देह सिरसिरा रही। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्ठा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलगाड़ी के सिवाय दुनिया की किसी और बात पर विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई है, बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। और फिर जैसे दोस्तों बचपन में शादी हो गई थी हीरामन की और वह उसकी वाइफ मर गई थी। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून। कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय किया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए। और फिर आगे, ब्याह करके गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। और फिर देखिए आगे, हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है। कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दुहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नग छवि के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना था। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दोनों जवान बेटों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को कभी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर में टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहिया काट कर। और फिर आगे देखिए दोस्तों, सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई। हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नहे या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है।
कहीं हो यह लेकर क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीरा भाई एक दिया सलाई की डिब्बी बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैले को नन्ही चीटी कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की पात। और आगे देखते हैं। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन के पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है। आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। और वहाँ कोई गांव है या मंदिर। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है, नाम लगर ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने रे जमाना का कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति कौन जमाना ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नाम लगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन बोल रहे दोस्तों। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? फिर आगे, देखा नहीं सुना है। राज कैसे गया बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भूमि दोस्तों, तो इसमें मृत्यु भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैनी लाटनी के हवा गाड़ी आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते सब खूब डैम लाइट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते हंसते उसकी सारी देह दुलकती है। और फिर आगे देखिए दोस्तों। इस कहानी में दोस्तों कहानी तो लंबी है, पर कहानी में जो वहाँ का वातावरण है, जैसा सिचुएशन है, उसके हर पहलू को लेखक ने कहानी में पिरोया है और दर्शाने की कोशिश की है। इसलिए यह कहानी लंबी हो गई है। आप लोग गौर से और थोड़ा ध्यान से ये कहानी सुनिएगा। देखिए कहानी में हर एक बिंदु, हर एक पहलू को किस तरह लेखक ने अपने पंक्तियों के माध्यम से पिरोया है। ऐसा नहीं है कि कहानी सरपट लिख के और समाप्त कर दी है किसी एक घटना को। घटना के साथ साथ वो देश काल वातावरण को भी एकदम अच्छे से कहानी में अपने रखे हैं। तो इस कहानी को, इसलिए ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। चलिए साथ में बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं कहानी। और हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या? हीराबाई पूछी। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। अब आगे देखिए। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है।
देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बानियों आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बंदना गीत गाते चल लगा। जे मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमारा के होखू सहाई, हे मैया हमारा पर होखू सहाई। और घोड़े लदे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदे हैं महाजन? लगड़े घोड़े वाले ने बनिए पर बट गमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। और जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतारपुर पचीरा का नाम लिया और सूरज 2 बांस ऊपर आकर आ गया। हीरामन अपने बैलों को बात करने लगा, एक कुछ जमीन जरा दम बांस कर चलो, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई। न याद है उस बार तिगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किरकिराने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीरा भैया कागज के टुकड़े की आह गड़ा कर बैठी। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती। बीच में 20-25 साल पहले विदेशिया बल्लवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गज़ल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोंपू भोंपू करके कौन सी गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गयो हमार सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो है करमवा हो करमवा। और दोस्तों ऐसे गीत गाते हैं। आगे चल रहा है हीरामन। अब आगे देखते हैं कहानी में। गाड़ी की बल्ली उंगलियों में ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह ज़माना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकाल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा कर हंसने लगा। आज तिगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है। हीरामन पर तिगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों में से बात की। हीराबाई ने साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। और फिर आगे, बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसाकर थक गए, जा रे जवानी। हीरामन बोल रहे हैं दोस्तों। और फिर साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर से नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तिगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए और घाट पर हाथ मुँह धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधी है, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा कर धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की शायद कुमारी है। हीरामन टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झाँक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए की केहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे, इतनी सुगंध! हीरामन को लगता एक साथ 5 चिलम गांजा फूंककर वह उठा है। हीराबाई छोटे आईने में से उसे अपना मुँह देखा। आंखें
उसकी इतनी लाल क्यों है। हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ प्यास सभी को लगती है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैल ने कान हिलाए और फिर नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात उछटी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव में जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के बर्तन, दही के केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मनियतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से लेकर आए? इस गांव का दही नामी है, 4 तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। चाह तो हीरामन की देह गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पतल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो, हीराबाई बोल रही है। उसके बाद हीरामन का जी जुड़ा गया। हीरामन ने अपने हाथ से उसका पतल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया, इस धन है। और हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा दिया। लाल होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया और फिर टप्पर में सोई हीराबाई और ज़मीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियाँ तेगछिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन बड़ा हड़बड़ाकर रुका। टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गए। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है पास की कुड़मा गांव। और कुड़मा गांव दोस्तों पास के गांव में। और फिर हीराबाई छतापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पतापुरा छपीरा। हंसते हंसते पेट पर बल पड़ जाए हीरामन के। पतापुर छपीरा, हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता है ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। और फिर आगे देखिए, सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। और फिर गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी है और तालियां बजा बजा कर रट्टी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। और फिर हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मूछ पूछती है। ओह दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बारिश तेरा हुलहा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। घर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रहे हैं। औरतें मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन की किसी सोच में पड़ गया है। थोड़ी देर बाद गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है न गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। फिर ये गाना गाते हुए दोस्तों आगे हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं? हीरामन बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई
गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हुबहू हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। और हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा। चुपचाप फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा। नहीं हीरामन मानिएगा, इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तबलीग छुड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई। और फिर आगे हीरामन ने बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर को कर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ इधर। हीरामन ने हवा में दुबाती घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की, वह सड़क नननापुर है दोस्तों, नननापुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों को यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भूत सब। ननरपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों को रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता, घबराने की बात नहीं है, यह सड़क फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात हम लोग पहुंच जाएंगे। हीरा भाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती। मन में हीरामन ने अपने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह, हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक़ है। इस महुआ घटवारिन, वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक़ तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है कथा भी है। कितने दिनों बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया है। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा, मतलब जो मन में है उसको निकाल देगा, भड़ास बाहर जैसे होता है दोस्तों। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। फिर सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट है। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन लेकिन 100 सतवंती एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालक, रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिएगा। और दोस्तों हीरामन कहानी सुना रहा है हीराबाई को। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावना भदवा र, फिर उमड़ नदिया गे में मैं यो हो, और फिर दोस्तों मैयो गे रनी भयावनी हे, और फिर तड़का तड़के धड़के करेजा आ मोरा। और फिर वो गीत गाता है दोस्तों कि हम हूँ जे बार नानी रे और फिर वो माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी भयावनी रात बिजली कड़कती है, मैं बारीक वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही, बटोरी के पैर में तेल लगाने के लिए सत माँ ने बजर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इस दिन के लिए यहीं दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई, जी भर कुश्ती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती। हीरामन ने गले में कंपकपी फैला की, हु रे डाइनिया मैयो मोरी, नोनवा चटाई का है नाही मारली सौरी घर आ, एही दिनवा खातिर छिनबो धिया, तेहू पोसनी की नेनु दूध उगटन।
और ऐसे गीत गाते हुए दोस्तों फिर हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीराबाई बोली, समझती हूँ, उगटन माने उबटन जो देह में लगाते हैं। और फिर आगे देखिए दोस्तों कहानी। हीराबाई ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ की छपाक से कूद पानी में सौदागर एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी, मछली की तरह भला थकती है पानी में, और सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चिरती भागी चली जा रही थी। और उसने पीछे सौदागर का नौकर पुकार कर कहता, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों की तरह रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों को लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली जाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ को अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गया। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद को आंसू से कोई रोक नहीं मानते, कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से कब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है, सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचा। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, एकदम खोलकर कलेजा बांध कर चलो, ए छी छी, बढ़ के भैया ले ए। और नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों को याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी बारात, कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात दिया था। और वो तो उनका बैलों को प्रेरित कर रहा था चलने के लिए, और उनको पिछली यादों का बता रहा था कि ये तुम कैसे कर लिए, ये तुम कैसे कर लिए। जैसे दोस्तों रामायण में हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी जमोहन जी के द्वारा। उसी तरह यहाँ पे ये हीरामन अपने बैलों को बताता है कि तुम लोगों ने इनकी शादी में सबसे पहले सब बैलों को मात दे दी थी, इस टाइप का। वह कदम निकालो, ले ननकपुर में फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोट हो रही, अरे तुमने किसने कह दिया कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया, क्या बोले वह लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गर्म तासीर। पीजिएगा गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर दिया बाती जल चुकी है। हीरामन ने अपनी सफरी ललटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगते हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। और फिर आगे दोस्तों, आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में
शास्त्र लिखा है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराना भी जानती हैं, मैंने क्या सिखाया है, मैं क्या किया। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी है भावना भदवा के, और फिर वो गीत गाती है, हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया, इस इतना तेज जेहन हुबहू महुआ घटबारी। और फिर गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया, एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले में रोशनी टप्पर में लगने ललटेन की रोशनी में छाया नाचती। आसपास डबडबाई आंखों में हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया, मेले की लदनी लादी किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल में गाड़ी के चारों ओर से घेर कर बासा बनाया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगा। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है, इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज़ की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धोनीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांककर भटका, मानो बाघ पर नजर पड़ गया। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। और फिर एक नहीं, अब 4 हीरामन चारों ओर से अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम से कितना असर है, हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुँह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खाओ। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसने गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौके पर पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं, गौवा ग्रामीण के रहते, होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। और दोस्तों देखिए, थोड़ा सा बोर मत होइए दोस्तों, बस कहानी को समझिए। देखिए किस तरह वातावरण, किस तरह मतलब पूरा माहौल को पिरोते हुए लेखक ने बांधा है। और चलिए, साथ में ये कहानी तो हम लोग को पढ़ना ही है, तो पढ़ना पड़ेगा ही दोस्तों। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टिप दिया, बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते धोनी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी, तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाघ, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, भाई रे, यह लोगों को मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम औरत, 30 कर कंपनी की। धोनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना देखा तो नहीं है कभी। धोनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी, हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना है, कोई
ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप ज़रा होशियारी से करना। हीरामन उसको भेज रहा है गाड़ी के पास पलटदास को, लेकिन बोल रहा है जाना पर थोड़ा होशियारी से रहना। हीरामन की देह में अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम साण है। उस महीने तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, कहाँ कहो तो बड़ी जिद कहती है नौटंकी देखना ही होगा। फोकट में ही और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तम गया। और कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेटकर चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैश्वन की कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की। उसने हाथ की उंगलियों के इशारे मानो हारमोनिया की पटनियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल, क्या, जाओ भागो। और फिर पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत आंखों में चिंगारी निकल रही है। छट वह भागा, छटक कर भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौटता हूँ तब तक। और फिर खाते धन धुनीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी कमीना पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बांसा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीराबाई के बांसा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघ कर तो देखो। लाल मोहर ने कंधा सूंघा, आंखें मूंद ली, मुँह से अस्फुट शब्द निकला, हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की 32 चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा कोई हीराबाई से। धुनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर उसे खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर के मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। और फिर आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा 25-25-50।
हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाली आदमी ने कहाँ से आ गया। उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा हो गया। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं। लाल मोहर ने कहा, इलाम बकलशिश दे रही है, मालकिन ले लो। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धोनी राम की स्वगतोक्ति ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैया। बोले बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रौता संगीत कंपनी में स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी हुई कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात कर सकती है। तेरी बाकी अदा में खुदा हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। याद कर लीजिए दोस्तों कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद फिदा हूँ, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान से मैं तुझको देखा करूँ। और फिर घन धड़ाम, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ये हीरामन, यहाँ कर बैठे हो, चल कर देखो जयकार हो रहा है। मैं बाजा गांजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन बड़बड़ा कर उठा। लासनवा ने कहा, धोनी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। धोनी की बात कौन सुनता। तीनों जब नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे चलने लगे, हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बजकर ऐलान किया जाना। ऐलान हर शब्द पर हीरामन पूरक उठता। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धोनी और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिश कर गई। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। मन ही मन रूठा हुआ। ऐलान सुनने के बाद लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर। और फिर दोनों आपस में सलाह करते रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों। लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देख कर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर है, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन दोनों को क्यों आने दिया इधर। हीरामन वहीं बेफेनो गिलासी आवाज़ किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरबार हीरामन को देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। और फिर काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रुकने बोला। लाल मोहर पान ले आया। नेपाली दरबार लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास। चारों अठलनियाँ बोली कि जब मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं।
लाल मोहर ने लाल कागज़ के टुकड़ों को छूकर देखा, पास। वाह, अरे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागे को तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुर कसम खानी होगी सभी को, गांव में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। और फिर लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस किस के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीरा बाई मान गई। हीरामन के कपड़े काली थैली उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्स के ऊपर भी कपड़े खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की और उसने भाग्य को सराहा। बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया। घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा। लाल मोहर ने एक मलिकाना झिड़की दी, गाली के साथ सुहदा कहीं का। और फिर धोनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो, गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों? 1 घंटा देखने में आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू हुई होने के 2 घंटे पहले नगाड़ा बजना शुरू हुआ और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगे। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देखकर कैसी धक्कामुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई कौन? पलटदास। कहाँ भी लदनी लाए? लाल मोहर के पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास के हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार है जो सजा दो, तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात क्या है कि सिया कुमारी। हीरामन के मन पर पुरैन नगाड़े की ताल विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी यह पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात किसी को मालूम हुई किसी तरह। राम दांत से जीभ काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे पर बारी बारी से देखा। यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है जेब में। 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को पहचानवा दिया है, अभी भी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीरा भाई का आदमी है, सब जाने दो। पास है तो फिर काहे को रुकता है? और फिर 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्रे, पर्दे पर राम वनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखनलाला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। और फिर पलटदास ढोलक बजाता जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर लिया। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्रा से अच्छा 8वां दर्रा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। ज़मीन पर गरम पुआल है कुर्सी बेंच पर बैठकर सर्दी मौसम तमाशा देखने वाले अभी
गुपचुप उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगह देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तब हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर की आंख को इशारे से कहा, इस आदमी के बतियाने की ज़रूरत नहीं। और फिर आगे दोस्तों, धन 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 धड़ाम पर्दा उठा। ये हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम भर गया और हीरामन का मुंह अचानक से खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ गई। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगा बैठी ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुझे मुँह मांगी चीज़ उसको इनाम दे जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार हो तो जाए तैयार। बना कर लाए तक हजार आ किड़किड़ किरी। अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है। दोस्तों ऐसा वाक़या है। और दांत में मिस्सी कहा है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतूरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी, कौन है रंडी का भड़वा। मारो साले को, मारो तेरी। और फिर दोस्तों, हो हल्ले बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटपटा पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास का एक आदमी छाती पर सवार साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। और ये लोग लड़ाई कर दिए हैं दोस्तों। अगर वो मतलब नौटंकी वाली औरत है, वो अब स्टेज पे आई अपना कुछ कला दिखा रही है। अब जानते ही हैं कि जो आगे सभा है, जो देखने वाले हैं दर्शक, उसमें से कोई कुछ बोलता है। अब इस चीज़ को लेकर ये लोग हीरामन पलटदास ये लड़ाई कर दी है कि कौन ऐसा बोला। और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गया। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते हुआ कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा और काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर कहर कर लाल महल तिलमिला उठा। कचराही बोली भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर गनगना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ ही धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक। लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तारस्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक टिकिया फाटक से। सभी लोगों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास लेकर आया। लाल मोहर ने जेब में पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी, क्या बोल रहा था, बोलिए जरा तो, चेहरा दिखाइए दीजिए उसकी एक झलक। और ये लाल मोहर बिल्कुल दोस्तों अब नया है, एकदम नया खून, एकदम अब बोल रहे हैं कि दिखाइए जरा कौन आदमी आपको बोला। और ऐसा कुछ दोस्तों जैसे आज कल नहीं होता है, 18 से 21 साल के लड़के होते हैं, थोड़ा सा भी बात हुआ तो लड़ाई शुरू, तो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप पे है। और लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह चेले चाटी के साथ ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी भी क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे हीरामन को लगता था। हीराबाई से भी उसी से टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता है हीराबाई उसी को देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी लाल मोहर है। पलटदास किस्सा समझाता। किस्सा और क्या होगा, रामायण की बात। वहीं राम, वहीं सीता, वहीं लखन लाल और वहीं
रावण सिया कुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप धारण कर आता। राम और सीता के भी रूप बदल लेते। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाली माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी माली के लड़के का दोस्त लखन लला और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। तिरैया तोहके लेके जा जइवे नरहट के बजरिया। वह जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। और फिर हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम कौन था? यह गुलफाम। हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम टीटी टीटी। और फिर बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखते आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई कि मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए। और फिर हीराबाई की भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है, तरह तरह की देहाती लठैत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों में पास मंडराने लगती। भैया मीता हीरामन उस्ताद शुरू गुरुजी। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन में कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनिया, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते। फिर हीराबाई का आदमी। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने का हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया था। उसका नौकर लहसनवा उसके साथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता और कपड़े धोता। कहता है गांव में क्या हो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुनीराम चला गया, बीमार हो गया। और फिर आगे दोस्तों, हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यहीं कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कह कर वह, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अगर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर धो लेता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी ना किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों ने से लड़े हुआ, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहा। उस समय सर्कस कंपनी के बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी। हीराबाई किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भैया। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। वह एक ही सांस में सुना। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दिया। मालगुदाम चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। और फिर उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने फाटक के पास हीराबाई की ओढ़नी से मुंह ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालकिनों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा था, जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा। कुर्ते के अंदर थैली निकालकर हीराबाई ने चिड़िया की देह पर गर्म है, देह की तरह गर्म है थैली। और फिर गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले का मुंह बनाते हीराबाई की ओर देखा। उसने चेहरे पर भाव स्पष्ट है, इतना ज़्यादा क्या? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर
आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है वनैली मिला, आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालकर बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर बाद, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। और थोड़ा हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मिता, महुआ घटवारिन की सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ो दो तो 3 महीने का हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाला का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चली गई। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता, हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सुस्ती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कूं इस छीट गाड़ी हिली। हीरामन ने अपनी दाहिने पैर की अंगूठे के पैर की एड़ी कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती है, साफ़ी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफार्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे दुनिया की खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करोगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा, अच्छी बात है, कोई सामान देना है घर। और फिर लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। और मेले में क्या धारा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल में बैलगाड़ी कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेल गाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखते हैं कि हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत, टूटी कड़ी नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन को कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती। हीरामन के होठ हिल रहे थे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। और हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को छिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर, क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। और इस तरह दोस्तों ये एक लंबी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। और हम मानते हैं कि बहुत कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे और कुछ लोग को बहुत इंटरेस्ट भी आई होगी। तो दोस्तों चूँकि ये हम लोग के पाठ्यक्रम में है तो पढ़ना ही है। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है दोस्तों। और देखें आप लोग किस तरह वातावरण को, किस तरह हर पहलू को लेखक ने इस कहानी में पिरोया है। तो दोस्तों इस तरह हम आज की ये कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम समाप्त होती है। आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में इससे संबंधित नोट्स तैयार करके। और इसी पाठ्यक्रम में दोस्तों हम लोग को एक और चीज़ पढ़ना है, इनकी एक दूसरी कहानी भी है, तो हम लोग उस कहानी को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, लाल पान की बेगम है जो, तो हम लोग उस कहानी को भी पढ़ेंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं इस कहानी को। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।